प्यारे बच्चों, अव्यय प्रकरण के बाद हम एक नया विषय वस्तु लेकर आए हैं, उपसर्ग। जी हाँ, उपसर्ग, बिल्कुल सही सुना आपने। उपसर्ग क्या होते हैं, इनके क्या प्रयोग होते हैं, इनकी कितनी संख्या है, इस पर आज हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं और श्लोक में ही आप उपसर्ग की परिभाषा भी छुपी हुई है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। ये उपसर्गों की जब परिभाषा हम पुस्तक में देखेंगे तो हमें ऐसी ही परिभाषा वहां पर देखने को मिलेगी। ये उपसर्ग क्या है? तो प्यारे बच्चों, उपसर्ग हम उन्हें कहते हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पहले जुड़ते हैं, पूर्व की तरफ, उस तरफ जुड़ते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, जो क्रियाओं धातुओं के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है या अर्थ को बदल देता है। उपसृज्यन्ते धातूनाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः। इंग्लिश में इनको हम प्रीफिक्स कहते हैं, हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, शब्दों के पहले जुड़ने वाले। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने एक शब्द सुना होगा, हार। हार शब्द सुना है आपने? बिल्कुल। तो हार के कितने अर्थ जानते हैं आप? जहां तक मेरी जानकारी में मैं दो अर्थ जानता हूं। पहला होता है हार का मतलब हार जाना, जीत और हार होती है, खेल कूद में असफल हो जाना, पराजित होना, वो एक हार होता है। और दूसरा हार क्या हो सकता है? हार मतलब होता है माला, या तो फूलों की माला, मोतियों की माला, या फिर किसी अन्य चीज की माला। माला अर्थात हार वो हो सकता है। अब हार शब्द है, हरिहरणे धातु है, उसमें हार शब्द बना हुआ है। अब उस हार में उपसर्गों के प्रयोग से कैसे अर्थ बदलता है आप हर बार देखिए। मान लीजिए मैंने लगाया प्र, तो प्र से क्या बन जाएगा? प्रहार। प्रहार का मतलब मारना। फिर मान लीजिए मैंने उसमें उपसर्ग लगाया आ, तो आ से जोड़ने से क्या बन जाएगा? आहार। आहार मतलब भोजन हो जाएगा। शब्द वही है, लेकिन उपसर्ग लगा देने से उसका अर्थ बदल रहा है। परिहार, परिहार करना मतलब दूर करना। उपहार, उपहार यानी कुछ गिफ्ट, उपहार देना। और ऐसे ही अनेक उसमें आपको संहार, संहार करना मतलब मार देना। तो आप देखेंगे कि कैसे एक शब्द लगा देने मात्र से उनका कैसे अर्थ ही पूरा बदल जा रहा है। कहाँ उस हार का मतलब फूलों की माला या फिर खेल कूद में हार जाना या किसी प्रतियोगिता में हार जाना हो रहा था, लेकिन उपसर्ग लगा देने से बिल्कुल ही अर्थ बदल गया। तो प्यारे बच्चों, उपसर्ग हमारे संस्कृत भाषा में कुल 22 हैं, ज्यादा नहीं है। और उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, सु, उत, अभि, परि, उप, अति, प्रति। ये यहाँ पर कुछ उपसर्गों के नाम दिए हुए हैं और इनका अर्थ क्या होता है। प्रत्येक उपसर्ग का कुछ ना कुछ अर्थ भी है। हालांकि इसको ज्यादा जरूरत नहीं है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ये आप देख लीजिए। इनके प्रयोग भी आपको दिखाऊंगा मैं। प्र उपसर्ग का मतलब होता है वैसे तो अधिक या ज्यादा। परा का होता है उल्टा या पीछे। अप का होता है लघुता या हीनता, कमी। सम का अर्थ होता है अच्छा या बहुत अच्छा, पूर्ण, साथ। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, जैसे शासन के पीछे अनुशासन, जाने के पीछे अनुगमन, किसी काम को करने के पीछे अनुकरण। तो ऐसे आपको इन उपसर्गों के माध्यम से उनके अर्थ को भी आप जानते रहेंगे। ऐसे ही अव का मतलब होता है अनादर, निस का मतलब होता है रहित या पूरा या विपरीत, निर का मतलब होता है के बिना, जैसे लोगों के बिना, जनों का अभाव। निर का मतलब कमी या अभाव भी होता है या उनके बिना भी होता है, तो निर उपसर्ग है। और धन, धन की कमी तो क्या होगा? निर्धन। लोगों की कमी निर्जन। बल की कमी, ताकत की कमी तो क्या हो जाएगा? निर्बल। तो निर उपसर्ग का क्या मतलब हुआ? कमी या अभाव। ऐसे ही और भी उपसर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी के अर्थ आपको आपकी व्याकरण वीथी पुस्तक में जरूर मिलेगी। आइए अभी इनके कुछ प्रयोग देख लेते हैं। ये प्रयोग आप देख लीजिए कैसे कैसे हैं। प्रा उपसर्ग क्रियापद भवति या चरति से प्रभवति, प्रचरति उत्पन्न होता है, प्रचार होता है। परा, पराभवति, अयते, पलायते, भागता है। अप से अपदिशति, अपवदति, बहाना करता है, निंदा करता है। सम से संक्षिपति, समदिशति, संदेश देता है, समेटता है। अनु से अनुमन्यते, अनुभवति, अनुमन्यते माने राय देता है, मानता है, और अनुभवति माने स्वयं अनुभव करता है, कुछ महसूस करता है। ऐसे ही अवतरति, अवगच्छति, अवगच्छति माने जानता है,
अवतरति माने अवतार लेता है, निश्चिनोति तो निश्चय करता है, निर्दिशति निर्देश देता है, कुछ बताता है। ऐसे ही दुरयते दुश्चरति तो बुरा काम करता है, दुखी होता है। ये कुछ उदाहरण यहाँ पर हमारे 22 उपसर्गों के आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, मैं एक और कक्षा जब अलग से बोर्ड में लिखने वाला जब लूंगा एक दिन, तो उसमें आपको मैं पूरे 22 उपसर्गों को एक श्लोक में बनाकर रखा है हमने कि कैसे आप पूरे 22 उपसर्गों को एक साथ याद कर सकते हैं। एक ही श्लोक में सारे 22 उपसर्ग हैं। प्रा प्रा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर, किस तरह से वो गीत हम आपको अगली कक्षा में जरूर बताएंगे। ये कुछ उदाहरण और देख लीजिए आप। दुर्नयति दुर्वक्ति, विलपति वितरति, आ ददाति आरोहति, निदिशति निदधे, अधिकरोति अधिक्षिपति, अपिधत्ते अतिरिच्यते अत्येति, सुकरोति सुनयति, उत्तिष्ठति उत्पतति, अभिजानाति अभिधीयते, प्रतिजानाति प्रतिवदति, परिहरति परिवर्तन्ते, उपविशामि उपदिशति। तो ये उपसर्गों के प्रयोग ये मैंने संक्षेप में इसलिए बताया है आपको क्योंकि आपके पास व्याकरण वीथी नाम की पुस्तक आप सभी के पास है, और अगर नहीं है तो अपने साथियों से ले लें, अन्यथा आपको ये ऑनलाइन माध्यम में भी निःशुल्क रूप से आप डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं, और उसको आप और विस्तार से थोड़ा जब आप सुनने के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में आने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। और फिर भी अगर कठिनाई आपको महसूस होती है तो आप हमें साक्षात मैसेज कीजिए, हमारे संपर्क में आप किसी भी तरह से हमसे संपर्क कीजिए, हम आपका जरूर सहयोग करेंगे। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, प्रत्येक उपसर्ग से दो दो सार्थक शब्द बनाइए। प्रायः परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं कि अनुभवति, इसमें कौन सा उपसर्ग है? 4 ऑप्शन दिए होंगे, अनुभवति कौन सा? तो सीधी सी बात है, उपसर्ग हमेशा याद रखिएगा धातुओं के शब्दों के पहले जुड़ते हैं सामने की तरफ, और प्रायः वो 2 अक्षरों का या 1 अक्षरों का ही होगा। तो उसमें या तो 1 अक्षर होंगे या 2 अक्षर होंगे, आप पहचान जाइएगा। प्र ये कुछ ऐसे हैं, इनमें 1 ही अक्षर होता है, और अनु प्रति अभि ऐसे कुछ शब्द हैं, उप इन सब में 2-2 अक्षर होते हैं। और ध्यान रहे बच्चों, ये उपसर्ग जिन शब्दों के आगे जुड़ जाते हैं प्रायः वो अव्यय पद बन जाते हैं, और ऐसे उपसर्गों के साथ जुड़े हुए वाले शब्द समास के रूप में अगर पूछता है कि इसमें कौन सा समास है, तो आप निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास वहां पर कह दीजिए। ये कुछ प्रयोग यहां पर दिए हुए हैं। अगला हमारा विषय अशुद्धि संशोधनम है। हम एक और संक्षेप में ले लेते हैं, पत्र लेखन। बच्चों, आपके परीक्षा में 4 नंबर का पत्र लेखन आता है। बहुत सारे बच्चे डर के मारे इसे छोड़कर चले जाते हैं, जबकि आपको छोड़ना इसे बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पत्र लेखन इतना सरल है कि इसमें केवल फॉर्मेट अगर आप सही तरीके से केवल उसका वो बना देंगे, उसी में आपको आधे अंक मिल जाएंगे। इसके नंबरों का विभाजन किस तरह होता है? ये जो शुरुआत का है, आप पत्र लिख किसे रहे हैं, जैसे अवकाश प्राप्तये आवेदन पत्रम, आपके अवकाश यानी छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, ये हमेशा पिछले 3 वर्षों से परीक्षा में आ ही रहा है, और प्रायः सभी भाषाओं में आता है, चाहे वो हिंदी भाषा हो या वो संस्कृत भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो। तीनों भाषाओं में छुट्टी लेने हेतु आवेदन पत्र प्रत्येक वर्ष आएगा ही आएगा, अथवा में आए या कैसे भी आए, लेकिन ये पत्र आता जरूर है। और बच्चे डर के मारे छोड़ आते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं हम क्या लिखें। बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी लिख के आएंगे, आधी बात तो उस प्रश्न में ही लिखी रहती है कि प्रधानाचार्य कृते अवकाश प्राप्तये आवेदन पत्रम लिखत, तो आपको सीधा सीधा मालूम पड़ जाएगा किसके लिए लिखना है, प्रधानाचार्य के लिए लिखना है। किस लिए लिखना है, अवकाश प्राप्ति के लिए लिखना है। तो ये 2 बातें तो आपकी क्लियर हो गई। इतने से पोर्शन का 1 नंबर होता है, और ये जो भेजने वाला है, जो छुट्टी ले रहा है, इतने पोर्शन का 1 नंबर होता है। और जो ये बीच की कहानी है, आपको क्यों छुट्टी चाहिए, किस लिए आपको अवकाश चाहिए, इतनी सी बात के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आप इस तरह से लिखेंगे आपको जरूर पूरे अंक मिलेंगे, और उसमें बिल्कुल भी कहीं भी संकट या कष्ट जैसा आने की स्थिति नहीं होगी। मैं एक बार वापस से आपको पत्र खोलकर दिखाता हूं कि उन्होंने किस तरह से पत्र लिखा है और आपको कैसे पत्र लिखना है। और आधी बात तो आपके पेपर में ही होगी,
कि आपको, तो सेवायाम, सेवा में, श्रीमान प्राचार्य महोदयः, जो भी आप विद्यालय का नाम लिखना चाहें, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छापीहेड़ा राजगढ़म, या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपालम, भोपाल नगरम, कुछ भी आप जो जिस शहर का आप नाम डालना चाहें वो डाल दिया। फिर विषयः, ये आप फॉर्मेट देखिए, इसी तरह के फॉर्मेट में आपको पत्र लेखन बच्चों करना है। विषयः अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, या अवकाश प्राप्तये प्रार्थना पत्रम, ऐसा आपने विषय लिख दिया। फिर अब आपकी छुट्टी आप क्यों लेना चाहते हैं, कुछ तो कारण होगा कि आप अस्वस्थ हैं, कि आपको कहीं घर जाना है, आपकी तबीयत खराब है, या किसी के यहाँ घूमने जाना है, या फिर आपके घर में कोई बहुत जरूरी काम आ गया है, यही कुछ कारण होते हैं, तभी बच्चा अवकाश लेता है। तो आपको किस कारण से अवकाश लेना है वो यहाँ पर आपको लिखना है। महोदय, हाँ, हम बिल्कुल इंग्लिश में भी सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, मान्यवर, ये लिखते ही हैं। ये बहुत कॉमन फैक्टर है बच्चों। हिंदी में अगर आपने सीखा है तो संस्कृत में भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, सविनयम निवेद्यते यत अहम अति दिवसात ज्वरग्रस्तो अस्मि, सविनय निवेदन है कि मैं पिछले कई दिनों से बुखार से पीड़ित हूं, ज्वरग्रस्तो अस्मि। बलवती शिरोवेदना च माम व्यथयति, अब ये बात इसने अपने मन से लिख दी कि मेरे को बहुत ज्यादा सर दुख रहा है। आप बिल्कुल मत लिखिए अहम शिरोवेदना, अहम ज्वरग्रस्तः अस्मि, उसके बाद आप ज्वरकृत तापे न कार्श्यम उपगतोस्मि, मतलब कि उस बुखार के ज्यादा बढ़ने से मैं थोड़ा कष्ट महसूस कर रहा हूं। फिर क्या, अतः अद्य विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, इसलिए आज मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। अतः कृपया फलाना फलाना दिनांकात 4 मार्च 2024 दिनांकतः 2 दिन का चाहिए आपको या 3 दिन का, जितने भी, तो 7/3/2024 दिनांक पर्यंतम त्रिदिवसानाम अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहिष्यन्ति। इस तरह की बातें जब आप बहुत साधारण तरीके से, अगर आप ये बीच का मैटर नहीं भी लिख पा रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं इसमें भी, तो भी आपको ऊपर सही फॉर्मेट बनाने का और नीचे सही फॉर्मेट, भवतः आज्ञाकारी शिष्य, ये फॉर्मेटिंग के ही आपको 2 अंक मिल जाएंगे। और अगर आपने थोड़ा सा याद कर लिया, थोड़ा सा अपना दिमाग चला लिया कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, सविनयम निवेद्यते यत मम गृहे अति आवश्यकम कार्यमस्ति इत्यस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थः, मेरे घर में बहुत जरूरी काम आज आ गया है, इसलिए मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूं। अगर आप इस बात को भी लिख देंगे तो भी आपको उसमें गलत नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है अवकाश प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, उन्होंने ये नहीं कहा कि किस कारण से आपको अवकाश लेना है, आप बीमार हैं क्या, ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा खाली आपको छुट्टी लेनी है। अब छुट्टी लेने के आपके अपने कारण हो सकते हैं बच्चों, तो आप जिस कारण से भी छुट्टी ले रहे हैं उसको यहाँ पर बीच में 1 या 2 लाइन में आप लिख दीजिए। इस तरह का पत्र लिखने से आपको पूरे 4 में से 4 अंक जरूर मिलेंगे। अगला एक और पत्र जो बहुत ज्यादा आता है वो है शुल्क क्षमा करने के लिए, मतलब आपको फीस बहुत ज्यादा लग रही है किसी चीज की, आप उस फीस की माफी करवाना चाहते हो, प्रायः ये वाला पत्र भी कई बार आ जाता है। इसमें भी फॉर्मेट वही होगा, ऊपर श्रेवायाम श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपालम मध्य प्रदेश, ऐसा लिख दीजिएगा आप। फिर विषय वही शुल्क मुक्त या शुल्क क्षमापनार्थ, जो आपके प्रश्न में पूछा जाए, शुल्क क्षमापनार्थम अगर लिखा है तो आप वही विषय बना दीजिए, आपके प्रश्न में ही विषय छुपा रहेगा, तो आप प्रश्न से ही विषय को उठा करके आप एज इट इज लगा दीजिए, जैसा जैसा प्रश्न में आपके विषय था वैसे। अवकाशार्थम तो अवकाशार्थम, शुल्क मुक्त है शुल्क क्षमापनार्थम प्रार्थना पत्रम। फिर अब आप यहाँ लिखिए सविनयम निवेदये अस्ति निवेदनम अस्ति यद अहम भवतः विद्यालये 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। सबसे विनम्र निवेदन, आप शुल्क मुक्ति क्यों चाहते हैं, तो आप लिखेंगे कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। बहुत सिंपल भाषा है, बिल्कुल बहुत सिंपल भाषा है, बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है। मेरे पिताजी एक साधारण से कर्मचारी हैं, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम विद्यालय का फीस भर सकें, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे फीस में कुछ कटौती करके, हमारे कुछ शुल्क को माफ़ करके हमें पढ़ने की अनुमति दी जाए। इसी बात को उन्होंने संस्कृत में लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी एक सामान्य लिपिक हैं, तस्य मासिक वर्तनम 5,000 रूप्यकाणि मात्र में वस्ति, उनका जो मासिक वेतन है वो केवल 5,000 रुपये ही है। मम एकः भ्राता 8वीं कक्षायां भगिनी च 5वीं कक्षायां पढ़ती, मेरा एक भाई है, अभी उन्होंने अपने मन से कहानी बना ली और कि मेरा एक भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है, एक बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है।
अस्माकं कुटुंबस्य निर्वाह अतीव काठिन्येन भवति। हमारे कुटुंब का जो निर्वाह है, हमारे परिवार का जीवन यापन बड़ी कठिनता से चल रहा है। तो इस तरह की बातें उन्होंने बीच में लिख दी। ये तो उसकी बॉडी हो गई, ये उसका एक ढांचा हो गया कि मूल बात क्या है। इसके 2 अंक होते हैं और ये ऊपर वाला फॉर्मेट, किसको आप पत्र लिख रहे हैं और पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, इन फॉर्मेटिंग के 1-1 अंक होते हैं। विषय तक 1 अंक और यहां तक 1 अंक, ये बीच के 2 अंक। इस तरह अंक विभाजन करके पूरा पत्र 4 अंकों का होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पत्र लिखते नहीं भी बनता, आप थोड़ा थोड़ा लिखिए। हालांकि मैं इसकी प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, किंतु अभी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बस यही कहूंगा कि सरल शब्दों में कम समय में जिस तरह भी आप पत्र लिखें, बस छोड़कर मत आइए। पत्र लेखन से आपके 4 अंक जरूर बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की यह कक्षा आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर इसमें कुछ सवाल आपके हों तो आप हमसे जरूर पूछें। अब अगली कक्षाओं में मैं आप लोगों को विषय से संबंधित बातें बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।